नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है समाजवाद एवं साम्यवाद और यह टॉपिक बिहार एससीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री यूनिट 2 से लिया गया है। और इस चैप्टर में हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए, उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपका काम यही है कि जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वीडियो में उसे अपनी कॉपी में लिखना और उसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। इकाई 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं, जो स्टार्टिंग में हाईलाइट किया गया है। फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। और अगला पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है ये भी बेसिक है, लेकिन जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो, और ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। अब जानते हैं समाजवाद की उत्पत्ति। तो समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो याद रखिएगा कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। और आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग। अगला हमारा बेसिक जानकारी है जो समाजवाद को समझने में मदद करेगी। तो जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। और इन विचारकों में सेंट साइमन, फैरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। पहला मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और मार्क्स से पश्चात का समाजवाद। और मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। इसमें बस इतना ही जानने लायक है कि आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। पहला था मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और मार्क्स से पश्चात का समाजवाद। और मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। अब जानते हैं यूटोपियन समाजवादी, और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन, और ये एक फ्रांसीसी विचारक थे। तो इसे याद रखिएगा। और अगला बेसिक जानकारी बताया गया है, उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें, और समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। और उन्होंने घोषणा किया कि प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। तो इससे प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा।
तो उनका मानना था कि समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। और ये प्रश्न निकल कर आ सकता है कि प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इस पॉइंट से भी प्रश्न बन रहे हैं, तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया, तो वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई ब्लान थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया लुई ब्लान था। और उनके सुधार कार्यक्रम में अधिक व्यवहारिक थे और उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन थे। और उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो फिर से इसे क्विक रिकैप के द्वारा बोला जा रहा कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था और उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट से एक और प्रश्न बन रहे हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति कौन थे जिन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। तो याद रखिएगा इसे भी। और उन्होंने इस फैक्ट्री में श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। आप चित्र में देख सकते हैं रॉबर्ट ओवन। एक और पॉइंट इसी में ऐड कर लीजिएगा कि उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया था। अब जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था और कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे और मार्क्स हिंगल के विचारों से प्रभावित थे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि मार्क्स हिंगल के विचारों से प्रभावित थे। और 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से शादी किया था। आप चित्र में देख सकते हैं कार्ल मार्क्स। और एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनके कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। तो ये बेसिक जानकारी बताया गया है कार्ल मार्क्स के बारे में। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित किया और जिसने आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो इससे प्रश्न निकल कर आ सकता है कि ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि मार्क्स ने एंगल के साथ मिलकर समाजवादी घोषणापत्र कब प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न बनकर आ सकता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो साम्यवादी घोषणापत्र को। और ये घोषणापत्र मार्क्स और एंगल के साथ मिलकर प्रकाशित किया गया था कब? 1848 में। तो 3 प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। तो इससे ये प्रश्न निकल कर आ सकता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स ने। और कब किया था? 1867 में। और समाजवादियों की बाइबल किस रचना को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को। तो इस पॉइंट से लगभग 4 प्रश्न बन रहे हैं। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है।
और इस पॉइंट से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे वो भी आपको बता दिया गया। अब जानते हैं मार्क्स के सिद्धांत। तो मार्क्स के सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये थे कुछ मार्क्स के सिद्धांत जो आपको बता दिया गया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। अगला टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण थे। पहला था आदिम साम्यवादी युग, दास्ता युग, समांती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण थे। आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, समती का युग, समांती का युग और पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। अब जानते हैं मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। तो समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। तो याद रखिएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया था? 1864 में। और अगला इससे प्रश्न निकल कर आ सकता है कि समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहा जाता था, ये कब घटी थी? तो 1864 में। तो इस पॉइंट को याद ही रखिएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया था? 1864 में। और इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को जाता है। और अगला प्रश्न इससे बन रहा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स को जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क्स का अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए और इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अगला पॉइंट है हमारा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। तो याद रखिएगा कि 14 जुलाई 1889 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसे अंतर्राष्ट्रीय संघ के तहत सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया था। तो इस पॉइंट से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए सम्मेलन हुआ था। तो यह सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह सम्मेलन पेरिस में हुआ था और ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 में। और इस सम्मेलन को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। तो इसी पॉइंट को भी याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन रहा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और यह कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 में और पेरिस में संपन्न हुआ था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया और तब से 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया और तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है ये सभी, तो इसे याद रखिएगा। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहे हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ से। तो विभिन्न देशों ने समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ और इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई
का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया और तब से 1 मई 1890 को सारे यूरोप में और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया और तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। और कब से मनाया जा रहा है? 1 मई 1890 से मनाया जा रहा। और अगला प्रश्न बन रहा कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया और तब से 1 मई 1890 को पूरे संसार में मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। अगला जो पॉइंट हाईलाइट किया गया ये बेसिक जानकारी है। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर। अब जानते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट निकलेगा वो आपको बताया जा रहा। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुई और इस क्रांति ने एक सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति प्रदान की थी। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस की बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुआ था और इस क्रांति ने एक सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रसार किया। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि किस क्रांति ने विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस की बोल्शेविक क्रांति और यह कब संपन्न हुआ था? नवंबर 1917 में। तो इसे याद रखिएगा, इससे भी 3 प्रश्न बन रहे हैं इन सब से। अब जानते हैं बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे। बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण क्या थे? तो पहला बताया गया है कि जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। आप चित्र में देख सकते हैं जार निकोलस II। तो पहला कारण इसमें बताया गया है कि जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। तो 1917 से पूर्व रूस में रोमनो राजवंश का शासन था और उस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि 1917 से पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमनोव का शासन था और इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो इसमें बस यही इम्पोर्टेंट था। सेकेंड कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। तो 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि कृषि दास्ता समाप्त किसके द्वारा किया गया था और कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया था। तीसरा कारण था मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है जो बताने लायक, इसमें बस यही दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है। चौथा कारण था औद्योगिकरण की समस्या। तो रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था और यहाँ कुछ भी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का केंद्र था और राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और अंत में उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता मतलब बढ़ती गई और विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे और चारों ओर असंतोष व्याप्त था। पांचवा कारण था रूसीकरण की नीति और इस पॉइंट से प्रश्न भी बन सकता है रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि रूसीकरण की नीति किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय के द्वारा रूसीकरण की नीति जारी किया गया था रूस के अल्पसंख्यक समूह के लिए। अगला जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये बेसिक है। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया तो उनका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया और इस कारण रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था।
छठा कारण था विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो क्रीमिया का युद्ध, तो सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ कर दिया और 1904 और 5 के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि किस युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और यह कब हुआ था? 1904 और 5 में। इसी में अगला कारण था जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। तो 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ था और उसी के बारे में ये सब कुछ बात बताया गया है। और रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था और उस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई और 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था और परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। और 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति से में बताया गया है कि 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ था और रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था और इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। और 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था और परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। और 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि खूनी रविवार, तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि खूनी रविवार कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में और कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को। तो याद रखिएगा कि 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ था और कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था और जिसके कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई थी और 9 जनवरी 1905 के लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था और जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो यही कारण था। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1905 में एक प्रतिनिधित्वात्मक संध्या ड्यूमा का गठन हुआ। तो याद रखिए कि 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि एक प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में और ये किस कारण से हुआ था? खूनी रविवार के कारण के चलते। अगला कारण है 7वां, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोवा था जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था और 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और यह साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था और शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन और अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से प्रश्न निकल कर आ सकता है कि रूस का पहला साम्यवादी कौन था जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि रूस का पहला साम्यवादी कौन था जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। याद रखिए प्लेखानोव। तो प्लेखानोव था रूस का पहला साम्यवादी जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था और उसने 1898 ईस्वी में
रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की? तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि 1998 में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेखानोव के द्वारा किया गया था 1998 में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट कब पड़ा था? 1903 ईस्वी में। तो रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट 1903 में पड़ने के कारण बहुमता दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पमतवाद दल मैनविल्स कहलाया। और इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाता था। तो याद रखिएगा कि 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाता था। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं और इससे जो जो प्रश्न बनेगा वो आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया सारे इंपॉर्टेंट है। तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था और उसने 1898 ईस्वी में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और यह साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था जो शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। और इस परिणाम स्वरूप बहुमतवादी दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पमत वाला दल मनसेविक कहलाया। और मनसेविक मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे और बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। और इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाती थी। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा गठन था जो किसानों की मांगों को उठाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में। और तीसरा प्रश्न बन सकता है कि रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट कब पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में। और फूट पड़ने से क्या हुआ कि इसका परिणाम यह निकला कि बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पमत वाला दल मोनसेविक कहलाया। तो ये भी याद रखिएगा कि बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया था और अल्पमत वाला दल मनसेविक कहलाया था। और मनसेविक मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे और बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। तो जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। आठवां कारण था तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। और इसी के आधार पर कुछ कुछ पॉइंट बताया गया है जो इम्पोर्टेंट नहीं था तो इसलिए इसमें मार्क नहीं किया गया है। अगला है मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। तो मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत, तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोगाड की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला था और उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको बताया गया कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोगाड यानी वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला था और उन्होंने क्या नारा लगाया था? रोटी दो के नारे लगाए थे। और इसी में बेसिक बताया गया कि अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल थे और जुलूस में लाल झंडे की भरमार थी। और अब जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाई गई तो कहा गया कि उसने भी विद्रोह कर दिया। इस सब कारण से विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी और यह फरवरी की रूसी क्रांति थी क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। और इस तरह रूस पर से रोमनोस वंश की निरंकुश
जारशाही का अंत हो गया और अब सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। तो ये सारे बेसिक थे जो आपको बताया गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आ रहा। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। और सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा किया गया था। तो दूसरा प्रश्न निकल कर आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया था, तो यह किया गया था 1975 में। और तीसरा प्रश्न इससे बन रहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1975 में। तो 3 प्रश्न बन रहे हैं। अब जानते हैं बोल्शेविक क्रांति, तो ये नवंबर 1917 में हुआ था। तो इसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ था। आप चित्र में देख सकते हैं लेनिन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। तो अप्रैल थीसिस के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। और लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। तो प्रश्न निकल कर आ सकता है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने दिया था। और लेनिन बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की और सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। और इसके द्वारा रूस का नया सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह USSR के रूप में प्रतिवर्तित किया गया। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश का नया संविधान किसने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। और यह कब किया गया था, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश 1918 में। अगला हमारा बेसिक जानकारी है, तो इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ साथ बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग की झंडा पर हंसुए और हथौड़ी की सुभूषित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। और इसके बाद यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। बोल्शेविक क्रांति के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। अब जानते हैं नई आर्थिक नीति NEP। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक था जो व्यवहारिक राजनीतिक था। और 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिससे मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। तो ये बेसिक था जो आपको बता दिया गया। अगला हमारा पॉइंट निकल कर आता है कि लेनिन ने इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इनका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़ाकर 1 कदम पीछे हटना फिर 2 कदम आगे रहने के समान है। तो ये पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर 2 कदम आगे रहने के समान है। तो यह लेनिन ने कहा था। तो याद रखिएगा कि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इनका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर 2 कदम आगे रहने के समान है। और जब 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी हुई और विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। और इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। आप चित्र में देख सकते हैं स्टालिन। और 1929 ईस्वी में ट्रॉट्स्की को
वर्षित कर दिया गया और 1930 ईस्वी के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1929 में ट्रॉट्स्की का निर्वासित कर दिया गया था। तो ट्रॉट्स्की को निर्वासित कर दिया गया था कब? 1929 में। अगला पॉइंट बताया गया स्टालिन के बारे में। तो स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टालिन। आप स्टालिन को भी देख सकते हैं। अगला हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिखाइल गोर्बाचोव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने और उन्होंने पुनर्गठन तथा खुलापन की अवधारणा पेश की। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि किस राष्ट्रपति ने पुनर्गठन और खुलापन की अवधारणा पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति थे जिन्होंने पुनर्गठन और खुलापन की अवधारणा पेश की थी। और कब किया था? 1985 ईस्वी में। और सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो यह सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ से बताया गया रूसी क्रांति का प्रभाव, और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। तो रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खंभों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व और पूंजीवादी विश्व। और सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको बता दिया गया। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। कुछ प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। तो याद रखिएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन सब प्रश्नों को उत्तर अपने से भी देने का प्रयास करें, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया और उसी से ये सारे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। पीने का बर्तन नहीं, रूस का सामंत नहीं, पीने खाने की मिट्टी का पात्र नहीं। तो याद रखिए रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। तीसरा क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था? नहीं। इटली में? नहीं। रूस में? नहीं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ख। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा में हुआ था। और पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे, और ये सभी यूटोपियन समाजवादी थे लुई क्लान, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन। और इसका आंसर है पांचवा का कार्ल मार्क्स। आपको बताया गया था ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय की रचना है। याद रखिएगा कि वार एंड पीस की रचना टॉलस्टॉय की है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917 में हुई? नहीं। अप्रैल 1917? नहीं। 1905? नहीं। तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। आठवां क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये भी आपको बताया गया था। कार्ल मार्क्स? नहीं। स्टालिन? नहीं। करेंसली? नहीं। तो लाल सेना का गठन टास्कली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी, 1922 में हुई थी। जिसका आंसर हो जाएगा 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि
रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और इटली नहीं, रूस और इंग्लैंड नहीं और रूस और फ्रांस नहीं, तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।